राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। मैं कमलेश यादव कमलेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि मैं इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूं, जिसमें आपका लेक्चर 1 हो चुका है और मैं आज लेक्चर 2 शुरू करने चल रहा हूं। बीच में 2-3 दिन का गैप हो गया कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो मैं आज जो है लेक्चर 2 शुरू करूँगा। एक बार मैंने जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाया हूँ उसको रिमाइंड करवा देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको शुरू किया था इंग्लिश लैंग्वेज से। तो मैंने आपको ये बताया था कि लैंग्वेज कोई भी हो, लैंग्वेज का काम होता है बातचीत करना। तो उसमें हमने उसकी डिफ़ाइन किया था उसको कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ए मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 पर्सन। अंग्रेज़ी भाषा 2 व्यक्तियों के बीच संवाद या बातचीत का एक माध्यम होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैंने शुरू किया था तो उसमें मैंने बेटा आपको बताया था कि जो बातचीत का माध्यम होता है वो 2 होता है। एक होता है डायलेक्ट, एक डायलेक्ट होता है और दूसरी होती है लैंग्वेज। बेटा डायलेक्ट में हमने आपको बताया था कि डायलेक्ट में जो बोली होती है उसमें बेटा ध्वनि तो होती है, लेकिन इसकी कोई ग्राफ नहीं होती, इसकी कोई लिपि नहीं होती है। तो बोली केवल हम बोल सकते हैं, लेकिन उसको लिख नहीं सकते हैं। जो हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में भाषाएं जो बोली जाती है उसको हम सुन तो सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि उसके पास कोई ग्राफ नहीं होता। बेटा सारी चीज़ें आपको अच्छे से ज्ञात होंगी। इसके बाद बेटा लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज के पास बेटा साउंड भी होती है, साउंड भी, ध्वनि भी होती है और इसकी अपनी क्या होती है, ग्राफ भी होती है। इसलिए हम लैंग्वेज को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद बेटा हमने आपको बताया था लेटर्स। इसके बाद बेटा हमने लेटर्स पढ़ा था। तो हमने आपको बताया बेटा कि लेटर्स कितने होते हैं, 26। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर्स तो लेटर्स बेटा कितने होते हैं, 26। उसी में हमने आपको आगे बताया था कि विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जिन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। पहला था बेटा वावेल्स और दूसरा आपका था कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स फिर हमने डिफाइन किया था। वावेल्स में हमने आपको बताया था कि द लेटर्स विच हैव ओन साउंड इज कॉल्ड वावेल्स। वे अक्षर जिनकी अपनी स्वतः की ध्वनि होती है उन्हें हम वावेल कहते हैं। वावेल्स बेटा 5 होते हैं, A E I O U। इसके बाद हमने बेटा कॉन्सोनेंट डिफाइन किया था। कॉन्सोनेंट में हमने आपको बताया था कि द लेटर्स विच इज प्रोनाउंसिएटेड विद द हेल्प ऑफ वावेल्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। A E I O U को छोड़कर शेष जितने भी लेटर्स हैं बेटा वो सभी क्या माने जाते हैं, कॉन्सोनेंट्स माने जाते हैं। यानी 21 क्या होंगे, आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे। इतना हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था। इसके आगे हम आज कैरी ऑन करते हैं। ठीक बेटा, सभी लोग बेटा हेडिंग डाल लेंगे वर्ड। वर्ड मतलब बेटा शब्द। हम आज वर्ड देखेंगे कि शब्द क्या होता है। देखिए बेटा, शब्द की डिफिनीशन होती है ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ध्यान रहे, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो डिफिनीशन लिख लेते हैं बेटा, इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ letters which make a complete sense
इज कॉल्ड वर्ड। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे बेटा हम कहते हैं शब्द। हिंदी लिख लेते हैं। अक्षरों का ऐसा समूह, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। ठीक बेटा, सभी लोग वीडियो को रोक करके अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में इसको लिख लेंगे। तो देखो बेटा, कह रहा है कि अक्षरों का ऐसा समूह होना चाहिए, अक्षरों का समूह होना चाहिए और ध्यान रहे उसका एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अक्षरों का हम कोई भी समूह लिख देंगे और वो क्या हो जाएगा, वो वर्ड हो जाएगा। ठीक बेटा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मैं अक्षरों का कोई समूह ले रहा हूँ, जैसे ए सी डी बी। देखिए ये सब भी क्या है, अक्षरों के समूह हैं। ये सब भी क्या है, अक्षरों के समूह है। नहीं तो छोड़िए इसको, हम मैं एक नेम के थ्रू लेता हूँ। जैसे मैं एक नाम ले लेता हूँ राहुल। ठीक, देखिए बेटा, इसमें अक्षर तो है 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं, तो इसका मतलब है ये अक्षरों का समूह हुआ। ठीक, यहीं दो हम एक वर्ड और ले रहे हैं, एप्पल, APPLE, एप्पल। तो इसको भी हम देख रहे हैं, इसमें भी 5 लेटर्स हैं, तो ये भी अक्षरों का समूह हुआ, ये भी अक्षरों का समूह हुआ। ठीक बेटा, लेकिन अक्षरों के समूह के साथ साथ बेटा उसका एक क्या होना चाहिए, निश्चित अर्थ होना चाहिए। तो क्या राहुल का इंग्लिश में कोई अर्थ होता है बेटा? क्या राहुल को हम डिक्शनरी में खोजेंगे तो राहुल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये अक्षरों का समूह तो है लेकिन इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, इसलिए बेटा ये शब्द नहीं होगा। और एप्पल बेटा देखिए अक्षरों का समूह भी है और अक्षरों के समूह के साथ साथ एप्पल का एक निश्चित अर्थ भी होता है, सेब। इसका मतलब है कि हमारा जो एप्पल है वो क्या है, वर्ड है। ठीक बेटा, यहाँ तक आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। ठीक है, वीडियो को रोक करके पॉज करके अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं बेटा। बेटा जितना पढ़ाया जा रहा है रेगुलर उसको रिवाइज करेंगे और अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से बनाएंगे। ये जो ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं, उम्मीद रखिए, मेरे भरोसा रखिए, ये आपके लाइफ टाइम काम आएगा। और इतने सिस्टमेटिक ढंग से जिससे हम पढ़ा दे रहे हैं, कहीं कोई नहीं पढ़ाया है और ना तो कोई पढ़ाया हुआ जल्दी। तो जितना भी पढ़ाया जा रहा है बेटा उसको अच्छे से सब नोट्स कॉपी में ज़रूर लिख लें, ताकि हमेशा आपके पास रहेगा। रिवाइज करेंगे अच्छे से तो धीरे धीरे चीज़ें आ जाएंगी। वर्ड हो गया बेटा। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा सेंटेंस। सेंटेंस वाक्य, सेंटेंस होता है वाक्य। तो देखते हैं इसकी डिफिनीशन बेटा। देखिए वर्ड में था ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेकिन बेटा सेंटेंस में हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक निश्चित अर्थ हो। और आगे बेटा होता है एंड सिस्टेमेटिकली अरेंज, जो क्या हो, जिसका एक सुव्यवस्थित क्रम हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे बेटा एग्जाम को डिफिनीशन लिख लेते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words which make a complete sense
which make a complete sense and systematically arrange. Systematically arrange. Systematically arrange is called sentence. Is called sentence. Is called sentence. A group of words which make a complete sense and systematically arrange is called sentence. शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता हो एवं सुव्यवस्थित क्रम होता हो उसे बेटा हम कहते हैं वाक्य। हिंदी लिख लेते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। निश्चित अर्थ एवं सुव्यवस्थित क्रम। होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो देखिए, शब्दों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ एवं सुव्यवस्थित क्रम होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो देखिए बेटा, शब्दों का समूह हो गया, उसका एक निश्चित अर्थ हो गया, लेकिन ये जो सुव्यवस्थित क्रम है ये थोड़ा सा हमें लग रहा है आप लोग कंफ्यूज कर रहा होगा। तो जो सेंटेंस का क्रम होता है बेटा, आगे अभी हम लिखवा दे रहे हैं। सेंटेंस का क्रम जो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। यही क्रम होता है कि मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्रम अगर नहीं होगा बेटा तो हमारा ये वाक्य नहीं माना जाएगा। ठीक, वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, फिर तब हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्रम अभी हम लिखवा देते हैं। पहले इसको डिफिनीशन देख लीजिए, क्रम लिखवा दे रहे हैं, इसके बाद तब एग्जाम्पल देखते हैं। वीडियो को रोक करके लिख लेंगे आप लोग। हेडिंग डालिए सभी लोग बेटा। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, SEQUEN, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, वाक्य का क्रम। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, वाक्य का क्रम। ठीक, इसको हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखेंगे बेटा, वाक्य का क्रम होता है, वाक्य का क्रम होता है, आइकन लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर। ठीक, कर्ता क्रिया कर, कर्ता क्रिया कर। इसको बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ठीक, तो यही क्रम होगा बेटा। देखिए एग्जाम्पल अगर हम दें आपको, इसको लिख लीजिए, इसके बाद एग्जाम्पल दे दें। इसको लिख लीजिए बेटा। एग्जाम्पल देखिए, बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ठीक, देखिए बेटा हमने बताया सीक्वेंस जो होगा पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म होगा। तो अभी आपको ये ट्रांसलेट करने नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बस हम जो समझा रहे हैं बस आप उस बात को पकड़िए। देखिए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, इसके बाद होगा वर्ब, वर्ब हो गया और टीच बेटा, तो आई टीच। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इसके बाद बेटा आएगा ऑब्जेक्ट, आई टीच इंग्लिश। ये हो गया आपका, यही क्रम होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अगर लिखना हो तो लिख भी लेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका हो गया वर्ब, और ये इंग्लिश आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर ये क्रम नहीं फॉलो होगा तो बेटा ये वाक्य नहीं माना जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम पहले करते हैं इंग्लिश, इंग्लिश आई टीच, इंग्लिश आई टीच मैं कर दूं, यही क्रम को मैं न फॉलो करूं, इंग्लिश आई टीच, तो क्या ये सेंटेंस माना जाएगा बेटा? ये सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके क्रम को फॉलो नहीं किया। इसका क्रम होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल लिख लेंगे। आगे बेटा सभी लोग हेडिंग डालेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। इसको बेटा हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, वाक्य के भाग, वाक्य के भाग। देखिए बेटा एक होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और एक होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अभी हम उसको एक हफ्ते के बाद लगभग पढ़ेंगे। ठीक है, उसको भी इन डिटेल पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस के पार्ट 2 होते हैं बेटा, लेकिन काइंड्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। लेकिन जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेटा। तो ऐसे लिखेंगे बेटा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग लिख लेंगे। वाक्य के 2 भाग होते हैं, वाक्य के 2 भाग होते हैं, वाक्य के 2 भाग होते हैं, वाक्य के 2 भाग होते हैं। ठीक बेटा, पहला सब्जेक्ट,
जिसे हम कहते हैं कर्ता, दूसरा होता है प्रेडिकेट। दूसरा होता है प्रेडिकेट विधेय। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये होते हैं सेंटेंस के दो पार्ट। ठीक, लिख लीजिए सभी लोग। बेटा जितना भी पढ़ाया जा रहा है, देखिए ईमानदारी से आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हम ईमानदारी दिखा रहे हैं पढ़ाने में, तो आपका भी ये कर्तव्य है, ये ड्यूटी है कि आप भी ईमानदारी के साथ पढ़ें, चीज़ों को डेली क्या करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, ठीक बेटा। और कभी ये नहीं टालना है कि कल करेंगे परसों करेंगे। हम लोग की यही कमी होती है कि हम लोग चीज़ों को डिले करते चले जाते हैं, इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, और ऐसे बरसों निकल जाएगा, ठीक है ना। और एक समय के बाद फिर पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए बेटा जितना भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी हो, कहीं भी मैथ पढ़ाया जा रहा है मैथ, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है इंग्लिश, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ें, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हम ही से पढ़िए, ठीक। तो ये हो गया बेटा। इरेज कर दे रहे हैं, आगे देखते हैं। देखिए बेटा, आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। देखिए बेटा, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा होगा, कर्ता। कर्ता मतलब जो कार्य करने वाला होता है। जो हमारे वाक्य में कार्य करने वाला होगा वही हमारा क्या होगा, कर्ता होगा। जो हमारे वाक्य में कार्य करने वाला होगा वही क्या होगा, कर्ता होगा, ठीक है। तो इसकी अगर हमें परिभाषा लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर इज कॉल्ड, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक। हिंदी क्या होगी बेटा, कार्य करने वाला ही, कार्य करने वाला ही, कार्य करने वाला ही सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है। सब्जेक्ट या कर्ता कहलाता है। क्या जो हमारे वाक्य में कार्य कर रहा होगा वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ा सा। जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, तो हमने अभी आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या था वहाँ पे, मैं था, क्योंकि मैं कार्य कर रहा हूँ ना। सब्जेक्ट क्या था, मैं। देखिए मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे राम अंग्रेज़ी पढ़ता है। राम अंग्रेज़ी पढ़ता है। बेटा देखिए यहाँ कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं, जो हम समझा रहे हैं बस हमें सब्जेक्ट पकड़ना है, सब्जेक्ट पकड़ेंगे। बाकी आगे क्या होगा इससे आपसे नहीं मतलब है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो राम रीड्स इंग्लिश, ठीक बेटा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के नीचे ऐसे अंडरलाइन करके हम लिख लेंगे राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट। राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। ठीक बेटा, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है, ठीक है।
यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसको अपने फेयर कॉपी में लिख लिए होंगे। प्यारे बच्चों, एक बार आपसे फिर कहता हूँ कि जितने भी आपके यार दोस्त मित्र हैं सब के पास वीडियो को सेंड करिए और सब इंग्लिश ग्रामर को, जो एक माहौल बनाया गया है कि नहीं इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट है, इस सब्जेक्ट को, इस लैंग्वेज को मैं इजी बनाने का प्रयास किया हूँ कि कैसे चीज़ें ईजीएस्ट फॉर्म में याद हो सकती हैं, सीखी जा सकती हैं। मैंने ये कोशिश किया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने भाई बहन, आपके रिलेटिव्स जो भी हैं पढ़ लिख रहे हैं, इंग्लिश देखिए ऐसी है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है ना, तो ये सबके काम की चीज़ है। तो सबके पास आप वीडियो को पहुंचा दें ताकि सभी लोग क्या करें, देखें और इसका लाभ उठाएं और इंग्लिश का जो एक डर का माहौल बना है इंग्लिश को लेके सबके दिमाग में, इस डर को निकाला जाए। ठीक प्यारे मित्रों, ठीक है, फिर तब कल बेटा मिलते हैं। थैंक यू।